Good evening and welcome to all of you. In today's class, I am going to explain the previous year question paper of MTS examination of 2017, and it is set 8 today that I am going to explain. The first question is, Samir is the most succeeded for all the businessmen in this city today. आप यहाँ देख रहे हैं चर्चा हम समीर की कर रहे हैं और सिटी के सभी बिजनेसमैन से हम समीर की तुलना कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यह जो लिखा गया है द मोस्ट, इसके बाद एडजेक्टिव चाहिए। सक्सीड का सेकंड फॉर्म होता है सक्सीडेड, थर्ड फॉर्म होता है सक्सीडेड, यहाँ चाहिए एडजेक्टिव, तो हम सक्सीड का एडजेक्टिव बनाएंगे सक्सेसफुल होगा। और सुपरलेटिव डिग्री वाले वाक्यों में प्रेपोजिशन ऑफ या इन यूज होता है, फॉर तो यूज ही नहीं होता, तो डबल मिस्टेक है। हालांकि किताब में यहाँ भी बिजनेसमैन दिया हुआ है, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि बिजनेसमैन यहाँ नहीं होगा, वो किताब में टाइप मिस्टेक है, यहाँ बिजनेसमैन होगा और आंसर आपका ए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। बोथ राजेश एज वेल एज हिज वाइफ आर डिटरमिन्ड टू ब्रिंग अबाउट सम चेंजेस इन द प्लान। इस क्वेश्चन में एरर तो बड़ा हल्का है, लेकिन कुछ और चीजें सीखने लायक हैं। बोथ के साथ आपको याद करना है ट्रिक। बोथ ऑब्लिक बिटवीन, बोथ और बिटवीन के साथ अगर कनेक्टर के रूप में आपको कोई शब्द यूज करना है तो दैट मस्ट बी एंड। आप एंड के अलावे कुछ और यूज ही नहीं कर सकते, यानी यह एज वेल एज गलत है, इसके जगह पर एंड का यूज करेंगे, आंसर ए होगा। अब डिटरमिन्ड के बाद प्रेपोजिशन टू लगता है, ये याद करें, डिटरमिन्ड टू। दूसरा ब्रिंग अबाउट एक फ्रेजल वर्ब है, इसका अर्थ होता है का कारण बनना। ब्रिंग अबाउट का कारण बनना, का कारण होना। तो ये चीजें सीखें, फिर आगे बढ़ते हैं। आंसर ए होगा 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने फीलर है। इट इज आई हु डैश टू ब्लेम फॉर दिस सैड सिचुएशन। मैं ही तो हूं जो इस सैड सिचुएशन के लिए ब्लेम करने वाला है। तो आप रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत यह रूल सीखे हुए हैं कि वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द एंटीसीडेंट नॉट टू द रिलेटिव प्रोनाउन, यानी वर्ब का प्रयोग हम एंटीसीडेंट के अनुसार करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन के अनुसार नहीं करते। यहाँ हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन है और आई इसका एंटीसीडेंट है। आई के अनुसार वर्ब चाहिए, तो आई के अनुसार वर्ब क्या दे सकते हैं आप? आर। इट इज आई हु एम टू ब्लेम। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी सिंपल सेट और ग्रामेटिकल सेट है फुल्ली। वन मस्ट डू डैश ड्यूटी, किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में अगर वन का प्रयोग हुआ हो और आगे पॉसेसिव एडजेक्टिव के रूप में हिज, आर, योर, हर, देयर दिया गया हो तो आप देखते काट दें, ऐसा नहीं हो सकता। जब सब्जेक्ट के जगह पर वन हो ना, तो आपको पॉसेसिव एडजेक्टिव के रूप में वंस का प्रयोग करना होता है, ONE', यानी जब वन यहां सब्जेक्ट है तो इसका आंसर डी होगा, वंस। 4 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताना है सिनोनिम। आप सभी कमेंट करते रहें। क्लैस्प, क्लैस्प मीन्स होता है जकड़ लेना, मतलब इस तरह से पकड़ना कि फुल्ली चंगुल में हो, एकदम कंप्लीटली आपके क्लच में हो, उसे हम कहते हैं क्लैस्प। जकड़ लेना या जोर से पकड़ना, जैसे हम किसी प्लायर से या पिंसर से किसी चीज को पकड़ते हैं एकदम टाइटली, तो वहां पर यूज करते हैं क्लैस्प का। जकड़ लेना या जोर से पकड़ना, जोर से पकड़ना। लूज, ये लूज वर्ब है ही नहीं, इस लूज मीन्स होता है ढीला ढाला, यह एडजेक्टिव है, इसे पढ़ना चाहिए लूज, ढीला ढाला, और इसी लूज का अर्थ पतला भी होता है। अगला क्वेश्चन है लेट गो।
छोड़ देना या जाने देना। कैच, पकड़ना, और रिलीज, मुक्त करना। रिलीज एंटोनिम हो जाएगा, हमें देना है सिनोनिम। तो पकड़ने के लिए इसमें वर्ड क्या है? कैच है। कैच है, पकड़ना, जकड़ लेना के लिए कैच है, इसलिए आंसर होगा 5 का सी। क्वेश्चन नंबर 6, क्लमजी। क्लमजी, क्लमजी मीन्स होता है बेढंगा। क्लमजी मीन्स होता है बेढंगा। इसका सिनोनिम होता है, ये आदमी के लिए भी यूज होता है और शेप के लिए भी यूज होता है। जैसे ही हैज अ क्लमजी शेप, यानी उसका जो शरीर है ना बेढंगा है। तो बेढंगा अगर आदमी के लिए यूज होगा तो अनस्किलफुल हो जाएगा। आदमी के लिए, चीजों के लिए हो जाएगा इसिमेट्रिकल। ऑकवर्ड, ऑकवर्ड, इसिमेट्रिकल। तो यहां अनस्किलफुल दिया हुआ है। एक्सपर्ट आप जानते हैं, विशेषज्ञ। ग्रेसफुल, सुंदर। आप ग्रेसफुल का सिनोनिम जल्दी कमेंट में लिख दें। कोऑर्डिनेटेड, अब कोऑर्डिनेटेड शब्द जो है यह कोऑर्डिनेट से बना है। कोऑर्डिनेट हम करते हैं, समन्वय बनाने का काम कोऑर्डिनेट होता है। जो आदमी कोऑर्डिनेट करता है उसे समन्वयक कहते हैं। अंग्रेजी में कोऑर्डिनेटर कहा जाता है, समन्वयक। तो समन्वय करने का काम कोऑर्डिनेट है और कोऑर्डिनेटेड उसी का V2 है, यानी समन्वय किया। समन्वय किया। और मैंने आप लोगों से प्रश्न पूछा था कि ग्रेसफुल का सिनोनिम बता दें। बहुत सिंपल है, ग्रेसफुल का सिनोनिम होगा ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, कॉमेली। क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका। आइए 7 में बढ़ते हैं। 7 में भी आपसे सिमिलर वर्ड पूछा जा रहा है। सिमिलर वर्ड आपको बताना है। शब्द है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट मीन्स होता है लड़ाई। ऐसे मत की लड़ाई जो है ना वो कॉन्फ्लिक्ट होती है। लड़ाई, संघर्ष, मतांतर, मतांतर, लड़ाई, संघर्ष, मतांतर। क्रैश, टक्कर, पीस, शांति, कामनेस और ट्रैंक्विलिटी, स्टेबिलिटी, स्थिरता, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, अग्रीमेंट, सहमति। तो कॉन्फ्लिक्ट, मतांतर। अब इसमें हम क्या दे सकते हैं? डी, सी और बी दे ही नहीं सकते, तो हम लोग सेलेक्ट करेंगे किसको? ए को। क्वेश्चन नंबर 8, शब्द है अटैचमेंट। अटैचमेंट, और पूछा गया है आपसे अपोजिट। अटैचमेंट का अर्थ मोह माया होता है। अटैचमेंट का अर्थ लगाव होता है। मेरा इस चीज के साथ बहुत अटैचमेंट है, यानी काफी मोह पकड़े हुए है। उस चीज से मेरा मोह हो गया है, यानी अटैचमेंट है। अटैचमेंट मीन्स होता है लगाव। अटैचमेंट मीन्स होता है मोह। अटैचमेंट मीन्स अनुराग भी होता है। अनुराग। जंक्शन, जंक्शन मीन्स मेल होता है। लिंक, अब लिंक को हिंदी में क्या लिखें? लिंक, संबंध। नाउन के रूप में संबंध होगा। बॉन्ड,
अनुबंध होगा। बॉन्ड मीन्स लगाव भी होता है, बॉन्ड मीन्स पकड़ भी होता है। इसका बॉन्ड बहुत मजबूत है, यानी इसकी पकड़ बहुत मजबूत है। अपोजिशन विपक्ष। अब देखिए अपोजिट वर्ड देना है अटैचमेंट का। अटैचमेंट में हम किसी चीज किसी व्यक्ति के प्रति काफी उसके संपर्क में होते हैं, काफी उसके लगाव में होते हैं, तो दूरस्थ वाला शब्द चाहिए। तो जंक्शन, लिंक और बॉन्ड तो जोड़ने का काम करता है, अपोजिशन होगा, यानी 8 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, और शब्द है डेलिबरेटली। डेलिबरेटली शब्द का अर्थ होता है जानबूझकर। यह अपने आप में एडवर्ब है और इसका अर्थ होता है जानबूझकर। डेलिबरेटली मीन्स जानबूझकर। कॉन्शसली, सचेतता पूर्वक। होशो हवास में भी कहते हैं कॉन्शसली, होशो हवास में कॉन्शसली। अनइंटेंशनली यानी गैर इरादतन, गैर इरादतन यानी बिना इरादा के। विटिंगली, चालाकी पूर्वक। विटिंगली मीन्स चालाकी पूर्वक, बुद्धिमत्ता पूर्वक, चालाकी पूर्वक। इसे आप क्लेवरली कह सकते हैं, क्लेवरली। अनइंटेंशनली के लिए आप इनएडवर्टेंटली का यूज भी कर सकते हैं। नोइंगली यानी डेलिबरेटली, कॉन्सिडरेबली जानबूझकर। तो डेलिबरेटली का सिनोनिम होगा नोइंगली। कॉन्शसली होशो हवास में तो अनइंटेंशनली तो होगा, यानी बिना इरादा के, जानबूझकर मैंने कुछ किया और कुछ यूं ही हो गया, बिना इरादा के ही, ऐसे ही हो गया, यूं ही हो गया। तो आंसर होगा बी। अवेकेंड, अवेक, अवेकन और अवेकेंड, ये तीन एक फैमिली के शब्द हैं। अवेक एडवर्ब का काम करता है, अवेकन वर्ब है और अवेकेंड एडजेक्टिव बन जाता है। तो अवेकेंड मीन्स होगा जागृत, जो प्रदीप्त हो, जो जागृत हो वह अवेकेंड होता है। हिप्नोटाइज्ड, सम्मोहित, जिसे मोह लिया गया हो वो हिप्नोटाइज्ड हो गया है। हिप्नोटाइज के अंत में एस ई मिलेगा तो ब्रिटिश होगा, जेड ई मिलेगा तो अमेरिकन हो जाएगा, कोई खास अंतर नहीं। एक्टिवेटेड, एक्टिवेटेड, ये जो रोज सुनने वाले शब्द है ना, इनका हिंदी और कठिन हो जाता है। एक्टिवेटेड छोड़ देता हूं। रिव्यूड, रिव्यू मीन्स होता है पुनर्विचार करना। तो पुनर्विचार किया। अराउंड के चारों तरफ, के चारों तरफ। अवेकेंड जागृत, इसका देना है अपोजिट वर्ड, अराउंड नहीं होगा। हिप्नोटाइज्ड ही होगा, बाकी तो दे ही नहीं सकते। अवेकेंड जो होगा ना वो अपने विवेक का इस्तेमाल करेगा, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेगा, वो जागृत अवस्था में होगा। और जो हिप्नोटाइज्ड हो जाता है उसका अपना ब्रेन काम नहीं करता है, उसके ब्रेन के ऊपर दूसरे का ब्रेन काम कर रहा होता है। बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस में आ जाता है जो, वो हिप्नोटाइज्ड कहलाता है। जो हाईली इन्फ्लुएंस्ड हो, टू मच इन्फ्लुएंस्ड हो, उसे हम हिप्नोटाइज्ड कहते हैं। तो आंसर 10 का ए होगा, अपोजिट वर्ड। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11, टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स। यह एक इडियम है, टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स। इसका अर्थ बताएं आप। टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स, इसका अर्थ होता है व्यर्थ प्रयास करना। ऐसी जगह पर एनर्जी लगाना जहां से कुछ
प्राप्त होने वाला नहीं है। ऊर्जा व्यर्थ करना, ऐसी जगह पर ऊर्जा लगाना जहां से कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। फ्लॉग ए डेड हॉर्स, ए डेड हॉर्स मीन्स मरा हुआ घोड़ा, मृत घोड़ा। डाई शब्द का एडजेक्टिव होता है डेड। बहुत सारे बच्चे इसमें भी भ्रम में पड़ जाते हैं। डाई वर्ब है और डेड एडजेक्टिव है। तो टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स इसका अर्थ होगा ऐसी जगह एनर्जी लगाना जहां से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। फ्लॉग मीन्स बेंत से मारना होता है। तो अब मरा हुआ घोड़ा है, आप बेंत से लाठी से कुछ भी मारिए, क्या फर्क पड़ता है उसको, एनर्जी आप व्यर्थ कर रहे हैं। टू बी अनडिसाइडेड, वेस्ट एनर्जी ऑन एन अनअल्टरेबल सिचुएशन, रिवील ए सीक्रेट, एग्जैगरेट, आंसर भी होगा। ऐसे जगह एनर्जी को बर्बाद करना जहां सिचुएशन को बदलना मुश्किल हो। पहले के क्लास में आपको यह वर्ड बता चुका हूं, ALTER। अल्टर मीन्स बदलना होता है, चेंज इसका सिनोनिम होता है। अल्टर, चेंज, ट्रांसफॉर्म सिनोनिम होते हैं। आप जानते हैं रिवील, रिवील मीन्स खुलासा करना और इसका सिनोनिम डिस्क्लोज होता है। इसका सिनोनिम डाइव्यूल्ज भी होता है, डाइव्यूल्ज, डिस्क्लोज। कई जगह इसका सिनोनिम एक्सपोज भी हो जाएगा। एग्जैगरेट का हिंदी होता है अतिशयोक्ति होना, अतिशयोक्ति होना। इट मीन्स बढ़ा चढ़ा कर कहना, बढ़ा चढ़ा कर कहना, अतिशयोक्ति होना। तो इस सेट में बहुत सारा वर्ड आपको सीखने को मिला। इस क्वेश्चन में 11 नंबर क्वेश्चन में आप सबको नोट करेंगे। मैं बार बार बताता हूं कि सबका एक्सप्लेन्ड PDF इस ऐप पर अपलोड कर दिया जाता है। जो लोग ऐप पर नहीं जुड़े हैं ऐप को डाउनलोड करें। फ्री स्टडी मटेरियल में ये सब आपको एक्सप्लेन्ड PDF मिल जाएंगे। प्रत्येक संडे को ऐप पर टेस्ट भी होता है जो कि बिल्कुल फ्री होता है। टेस्ट देने के लिए भी आप ऐप को डाउनलोड करें और प्रत्येक संडे को टेस्ट दें। कंप्लीट कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का टेस्ट होता है। टेस्ट बहुत ही उपयोगी होता है। जितने नए लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वे जरूर टेस्ट दें इस ऐप को डाउनलोड करके। बिल्कुल फ्री है और काफी यूजफुल क्वेश्चंस होंगे सभी आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए कैरेट एंड स्टिक अप्रोच, इसे हम कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी भी कहते हैं। ए कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, अ कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। आपने खूब सुना होगा, लोग बोलचाल में कहते हैं कि अरे वह सब गुण में माहिर है, साम दाम दंड भेद सब जानता है। तो साम दाम दंड भेद को ही तो कहते हैं ए कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। साम दाम दंड भेद। यानी चाहे जिस तरीके से हो, साम दाम दंड भेद हर तरीका। कैरेट मतलब गाजर होता है, स्टिक मतलब होता है छड़ी, यानी जरूरी पड़े तो गाजर खिलाए यानी मीठा खिलाए, जरूरी पड़े तो छड़ी भी चलाए। तो हैप्पी एंड अनहैप्पी, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट दैट इन्फ्लुएंस समवन्स बिहेवियर। जी हाँ, आंसर 12 का भी होगा। इन्फ्लुएंस मतलब छाप छोड़ना, प्रभावित करना। बिहेवियर कौन सा नाउन है, कमेंट करके बता दें। पार्ट्स ऑफ स्पीच पर भी पकड़ बनाएं आप। बिहेवियर कौन सा नाउन है, कमेंट कर दे सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने। I have returned the book what you gave me. I have returned the book what you gave me. प्रश्न आपके सामने जिसके लिए 4 ऑप्शन, वेयर, व्हिच, व्हाई और नो इम्प्रूवमेंट। बहुत सुंदर ट्रिक है ऐसे प्रश्नों को बनाने का, एकदम गलत हो ही नहीं सकता। ध्यान दें, यहाँ एंटीसीडेंट जो है वह द बुक है यानी थिंग है। अगर एंटीसीडेंट के रूप में थिंग या एनिमल का यूज हुआ हो तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, यानी जिसका अर्थ जो या जिसने, जिसे, जिसको, जिससे हो रहा हो, उस रूप में आप या तो दैट का यूज करें या व्हिच का यूज करें। या तो दैट का या व्हिच का यूज होता है थिंग या एनिमल के लिए। आप देख रहे हैं व्हाट लगा दिया गया। व्हाट कहाँ यूज किया जाता है, इसका भी अर्थ जो होता है, लेकिन ये लगाया जाता है प्रिंसिपल वर्ब के बाद।
प्रिंसिपल वर्ब के बाद। और मैंने जो आपसे प्रश्न पूछा था बिहेवियर का, आप नाउन बता दें, तो बिहेवियर जो है मैंने कहा था पार्ट्स ऑफ स्पीच बता दें, वो नाउन है और नाउन में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बिहेवियर नाउन है और नाउन में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वहां गाइडेंस है नीचे, वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। प्रिंसिपल वर्ब के लिए आपको यूज करना है व्हाट का, और बहुत सारे ट्रिक्स आएंगे तो बताऊंगा। तो यहां पर या तो दैट चाहिए, नहीं तो व्हिच चाहिए। तो व्हिच देखिए दिया हुआ है, आई हैव रिटर्न द बुक व्हिच यू गेव मी, जो किताब आप मुझे दिए थे मैंने उसे लौटा दिया है। तो व्हिच भी हो सकता है, वहां पर दैट भी हो सकता है, बल्कि ग्रामेरियंस का माने तो व्हिच से भी बढ़िया दैट होगा क्योंकि द लगा है। 14 दिस इनविटेशन इज फॉर यू एंड मी। बहुत सिंपल क्वेश्चन। आप जानते हैं कि फॉर एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है। तो फॉर यू एंड मी, तो इसमें किसी तरह का एरर नहीं है, यानी आंसर होगा नो इम्प्रूवमेंट। 14 का आंसर डी होगा, प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्टिव केस। 15 1 नॉट कंसर्न्ड विथ राइट और रॉन्ग, इगोइस्ट। इगोइस्ट मीन्स होता है अहमवादी, जिसके अंदर अहंकार बहुत हो, वो इगोइस्ट होता है। जो हमेशा अपनी महत्ता को लोगों के ऊपर बताता रहे, वो इगोइस्ट होता है। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं नहीं रहूं तो ये काम होगा नहीं, ये संस्था चल नहीं सकती मेरे बिना। अब इस तरह की बात बोलते रहने वाला व्यक्ति इगोइस्ट कहलाता है। रैशनल मीन्स तार्किक, ये तो रोज आता है शब्द। रैशनल मीन्स तार्किक, अब रोज आता है, मैं रोज बताता हूं, तो अब जरा आप इसका सिनोनिम बता दें रैशनल का, मैं रोज बताता हूं आपको। अमोरल का दो अर्थ होता है, लैकिंग इन कैरेक्टर, और मोरल, वह जो नैतिक न हो उसे हम कहते हैं अमोरल। और अमोरल का दूसरा अर्थ होता है नॉट कंसर्न्ड विथ राइट और रॉन्ग, जो राइट और रॉन्ग से कोई ताल्लुक न रखे, चाहे चीज राइट हो चाहे चीज रॉन्ग हो, ताल्लुक ही न रखे, एकदम जो न्यूट्रल रहे, उसे हम कहते हैं अमोरल। तो दोनों मीनिंग बता दिया, और यहां वही तो पूछा गया है, नॉट कंसर्न्ड विथ राइट और रॉन्ग, इसलिए आंसर होगा सी, अथेइस्ट। कई बार बताया हूं, अथेइस्ट मीन्स होता है नास्तिक, वन हु डजंट बिलीव इन गॉड को हम नास्तिक कहते हैं। और आप लोगों ने सही कमेंट किया, रैशनल तार्किक, इसे हम लॉजिकल कहेंगे, लॉजिकल। एक्ट ऑफ डिसीविंग समबॉडी इन ऑर्डर टू मेक मनी, पैसा कमाने के लिए किसी व्यक्ति को ठगना या किसी व्यक्ति को धोखा देना, तो धोखा देने के काम को क्या कहेंगे, एक्ट पूछा गया है। जब एक्ट ऑफ करके पूछा जाए ना, तब आपको देना होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, ब्लंडर और मिस्टेक, जल्दी से आप सभी कमेंट कर दें। मिस रिप्रेजेंटेशन यानी गलत प्रस्तुति, जैसे न्यूज वगैरह को मिस रिप्रेजेंट किया जाता है, घटना कुछ और है आपके सामने दिखाया कुछ और जाता है, यानी वहां प्रेजेंटिंग जो हो रहा है वो सही नहीं है, वो मैल प्रेजेंटिंग है, मिस प्रेजेंटिंग है। फ्रॉड, फ्रॉड मीन्स धोखा। ब्लंडर, भारी गलती, ब्लंडर भारी गलती, मिस्टेक गलती। तो धोखा से संबंधित इसमें शब्द यही न है,
फ्रॉड। आप लोग कमेंट करके बताएं गबन को अंग्रेजी में क्या कहेंगे। गबन, घोटाला कर देना। इतने रुपया कार्यालय के अधिकारी ने गबन कर दिया। अब गबन का अंग्रेजी आप कमेंट करके बता दें। 17 करेक्टली स्पेल चूज करिए। शब्द इमेजिनरी, इमेजिन वर्ब से बना हुआ यह एडजेक्टिव है। इसका अर्थ होता है काल्पनिक, इमेजिनरी। आंसर 17 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 18 अचीव है, वर्ब है, अर्थ होता है प्राप्त करना, अचीव। आंसर बी होगा। अब आपके सामने रीअरेंजमेंट है, एक बार पढ़ें। मैंने आपसे पूछा था गबन का अंग्रेजी। साइफोनिंग ऑफ होगा। एम्बेजलमेंट होगा। मिस एप्रोप्रिएशन होगा। इन सभी का अर्थ होता है गबन, यानी रुपया घोटाला कर देना, वही गबन होता है। साइफनिंग ऑफ। एक चीज मैं मिस कर रहा हूं, शायद डबल एफ होता है, डबल एफ होता है। साइफोनिंग ऑफ। द फर्स्ट फ्लोर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन। ओह सॉरी, फ्लोर नहीं है, आई एम सॉरी, इट इज 4। तो ये तो स्पष्ट है जी, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन, ये तो पी क्यू कनेक्टेड है एकदम, यही रहेगा। द फर्स्ट 4 years आर क्रूसियल। प्रथम 4 वर्ष बहुत अहम होते हैं, निर्णायक होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। अब यहां क्रूसियल का सिनोनिम क्या होगा? वाइटल होगा। वाइटल सबसे बढ़िया। प्रथम 4 वर्ष ब्रेन के विकास के लिए क्रूसियल होते हैं, निर्णायक होते हैं, अहम होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। RPQ आंसर होगा बी, सबका सही है। क्वेश्चन नंबर 20, मैं जानता हूं सब सही आंसर देंगे इसका। स्ट्रीट थिएटर ए वेल एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। अब देखिए, स्ट्रीट थिएटर सब्जेक्ट हो गया, यानी फिक्स्ड है, तो कहां से शुरू करें? तो वर्ब चाहिए, तो यहां वर्ब है, यानी यहां से। स्ट्रीट थिएटर इन इंडिया इज क्या है? यह इसका इंट्रो यहां कंप्लीट हो रहा है कि इज अ वेल एस्टैब्लिश्ड एंशिएंट आर्ट फॉर्म, यानी QPR। QPR बी में है। अब आपके सामने क्लोज टेस्ट है। द डॉक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड डैश पर्सन। चलिए, इंपॉर्टेंट का सिनोनिम जल्दी जल्दी बता दीजिए। ऐसा प्रश्न जो मैं पूछता हूं, ये आपको अच्छा लगता है कि नहीं, ये भी कमेंट करके बताएंगे। ये जो बीच बीच में मैं क्वेश्चन पूछता हूं, ये आप लोगों को अच्छा लगता है कि नहीं, जरा इस पर भी कमेंट करिएगा। अगर आप लोग चाहेंगे तो नहीं पूछूंगा, बट मुझे लगता है कि ऐसा पूछने से जो शब्द आप पहले याद किए हों उनका रिवीजन हो जाता है। आप बहुत पहले शब्द पढ़ लिए और पढ़ करके छोड़ दिए, तो जब पूछा जाता है ना, तो आप जोर डालेंगे यहां, तो आपको ये देगा। और यही बेस्ट तरीका है जो शब्द हमारे हार्ड डिस्क में चले जाते हैं उन्हें लाने का। तो द डॉक्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड डैश पर्सन। एंड के पहले जो एडजेक्टिव यूज हुआ गुड सेंस का है,
तो इस पर्सन के लिए अब जो एडजेक्टिव 21 में आएगा वो भी गुड सेंस का ही होगा। तो द डॉक्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड डैश पर्सन। डॉक्टर रीयूजेबल पर्सन है, सामान है का, कोई वस्तु है कि या तो डिस्पोजेबल है नहीं तो रीयूजेबल है। अब सीख लीजिए, रीयूजेबल का एंटोनिम पूछा जाए तो डिस्पोजेबल होगा। एक भारी गलती सब लोग करते हैं, पढ़े लिखे लोग भी दुकानों पर कहते हैं कि डिस्पोजल रखे हैं कि नहीं। डिस्पोजल मत कहिए, आप डिस्पोजेबल कहिए। वो जो ग्लास वगैरह आप यूज करते हैं, पियो फेंको, वो डिस्पोजल नहीं है, डिस्पोजेबल है। तो रीयूजेबल का एंटोनिम होता है, ये जो मैंने बताया ना, ये इसका एंटोनिम है डिस्पोजेबल, जो डिस्पोज कर देने लायक हो। केयरफुल, यूजेबल और यूजफुल, तो यूजफुल पर्सन है ना, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, और यूजफुल पर्सन है। ही वर्क्स इन हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरी। डॉक्टर या तो हॉस्पिटल में काम करते हैं या दवाखाना में। डिस्पेंसरी मीन्स दवाखाना। व्हेन ए पर्सन इज सिक, जब कोई व्यक्ति बीमार होता है। अच्छा जी, मैंने आपसे इंपॉर्टेंट का सिनोनिम पूछा था, सिग्निफिकेंट होगा, की होगा, इंपॉर्टेंट सी, इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, की, वाइटल, क्रूसियल, पिवोटल। व्हेन ए पर्सन इज सिक, जब कोई व्यक्ति बीमार होता है, इल होता है। ही डैश हिम, जब कोई व्यक्ति बीमार होता है ना तो वो इलाज करते हैं उसका, तो इलाज करने का चाहिए। 21 में एग्जामिन करते हैं, हैंडल। अच्छा जी, यहाँ अभी केवल बात जांच की हो रही है, उसे एग्जामिन करते हैं। वो आदमी बीमार पड़ता है तो उसे फाइन नहीं कर देते हैं, वो उसे वो जांचते हैं, पहले एग्जामिन करते हैं, डिटेक्शन करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं कि बीमारी है क्या, तो पहले एग्जामिनेशन होता है, यानी वो उसे एग्जामिन करते हैं। ही फाइंड्स आउट कॉज ऑफ इलनेस, क्यों एग्जामिन होगा, आगे लेखक एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जब वो एग्जामिन करते हैं तब वो डिटेक्ट कर पाते हैं, फाइंड आउट कर पाते हैं कि बीमारी का कारण क्या है, क्यों यह बीमारी हुई है। ही गिव्स मेडिसिन्स, अब यहाँ गिव्स से बढ़िया प्रेस्क्राइब्स होगा। ही प्रेस्क्राइब्स मेडिसिन्स टू डैश द इलनेस, उस इलनेस को डैश करने के लिए वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इलनेस को क्या किया जाता है, इलनेस को ठीक किया जाता है। तो क्या करेंगे कमेंट आप, ल्योर है, डिफ्यूज है, क्योर है और डिसमेंटल है। ल्योर मीन्स होता है आकर्षित करना, अट्रैक्ट और टेम्प्ट इसका सिनोनिम होता है, आकर्षित करना। डिफ्यूज निष्क्रिय करना, डिफ्यूज निष्क्रिय करना। क्योर ठीक करना, इलाज करना, चंगा करना। क्योर ठीक करना, आंसर क्योर ही होगा। लेकिन आप मुझे बताएं कि क्योर के साथ आप फिक्स्ड प्रेपोजिशन क्या यूज करेंगे, जल्दी कमेंट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यह। फिक्स्ड प्रेपोजिशन आप क्या यूज करेंगे। हल्के से हल्के सेट में भी मैं आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो बार बार पूछी गई हैं उन्हें देने की कोशिश करता हूं, इससे आपको काफी लाभ होगा। और डिसमेंटल है, डिसमेंटल मीन्स होता है तोड़ देना, पुर्जे पुर्जे को अलग करना। वह चीज जो पार्ट्स को जोड़ जोड़ करके बनाया गया हो उसमें सबको तोड़कर अलग कर देना डिसमेंटल होता है। तो क्या दिया जाए जी, क्योर दिया जाएगा, स्पष्ट है, और मैं दे चुका हूं। फिर मैंने आपसे एक प्रश्न कर दिया कि क्योर के साथ आप फिक्स्ड प्रेपोजिशन बताएं। देखिए, ये सब प्रश्न आपके हित के लिए करता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि आपको बहुत सारी चीज एक ही वीडियो में कम ही समय में आपको दे दूं। क्यों दिक्कत आ रहा है यहाँ, हाँ, शब्द है क्योर। क्योर वर्ब का भी काम करता है और क्योर नाउन का भी काम करता है। क्योर जब वर्ब का काम करे
तब आप ऑफ प्रेपोजिशन लगाएं। ही वॉज क्योर्ड ऑफ हिज डिजीज, शी वॉज क्योर्ड ऑफ कोविड-19, यानी वर्ब हो तब ऑफ और नाउन का काम करे तब फॉर। देयर इज नो प्रॉपर क्योर फॉर कोविड-19। क्योर फॉर एड्स इज अवेलेबल नाउअडेज। तो जब यह नाउन का काम करे तब फॉर लगाएं, वर्ब का काम करे तब आप ऑफ लगाएं। अब आ जाएं हम, 23 बन चुका है, अब 24 में, 24 आपके सामने। ही सेव्स लाइव्स ऑफ, अब यहां ग्रामर का मिस्टेक, लाइव्स के बाद ऑफ है तो यहां द लगेगा। ही सेव्स द लाइव्स ऑफ पीपल, लोगों के जीवन को डॉक्टर बचाते हैं। ही इज डैश चीयरफुल एंड रेडी टू हेल्प पीपल, रेडी टू हेल्प पीपल, लोगों की मदद के लिए ये तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। ही इज डैश चीयरफुल, ही इज ऑलवेज चीयरफुल। सेल्डम मीन्स होता है कभी कभी, सेल्डम मीन्स होता है ना के बराबर। ओकेजनली मीन्स कभी कभी, नेवर कभी नहीं, ऑलवेज होगा। क्यों? क्योंकि हम अगर नेवर, सेल्डम, ओकेजनली लगा दें तो अभी तक हम डॉक्टर की प्रशंसा करते आए हैं, और यहाँ ये तीन शब्द जब हम यूज कर लेंगे ना तो ये तीनों शिकायत कर देंगे, इसलिए आप ऑलवेज का यूज करिए। ही इज ऑलवेज चीयरफुल, वे हमेशा प्रसन्न होते हैं, वे हमेशा प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं, चीयरफुल होते हैं। ही वर्क सो हार्ड एंड ही डजंट टेक प्रॉपर रेस्ट, वे काफी कठिन परिश्रम करते हैं, प्रॉपर आराम भी उन्हें नहीं मिलता, प्रॉपर स्लिप भी उन्हें नहीं मिलती। ही डज डैश वर्क, वी शुड बी थैंकफुल टू, कमेंट करें, थैंकफुल का सिनोनिम बताएं आप लोग कमेंट करके। ही डज डैश वर्क, कैसा वर्क डॉक्टर का होता है जी? 25 नंबर में। थैंकफुल का आपको बताना है सिनोनिम। 25 में क्या करें, कैसा वर्क करते हैं ये आइडियल वर्क करते हैं। आइडियल मीन्स होता है लेजी, लेजी, लेथार्जिक, लेजी, लेथार्जिक, स्लगिश, प्रॉपर, उचित, नोबल वर्क होगा। ये जो काम करते हैं ना, नोबल वर्क है, बहुत कुलीन काम है, बहुत बढ़िया काम है इनका, ये लोगों की भलाई का काम करते हैं, ये नोबल वर्क करते हैं। तो आंसर 25 का डी होगा। और मैंने आपसे पूछा कि थैंकफुल का सिनोनिम बता दें, तो क्या लिखिएगा आप? आई एम ऑब्लाइज्ड टू यू, आई एम थैंकफुल टू यू। एक और शब्द है ना जी, आई एम थैंकफुल टू यू, आई एम ऑब्लाइज्ड टू यू, ग्रेटफुल। और ये हम अननेसेसरी यहां लगा दिए ना, आई एम ऑब्लाइज्ड टू यू, आई एम थैंकफुल टू यू, आई एम ग्रेटफुल टू यू, इन सब का अर्थ होता है आभारी। याद कर लेंगे आप। 25 का आंसर डी होगा। और इसी के साथ हम लोग कंप्लीट कर लिए मल्टीटास्किंग 2017 के इंग्लिश सेट 8 को। फिर अगले क्लास में आपके सामने सेट 9 का वीडियो होगा। आप सभी किताब खरीदे हैं तो बनाते रहें, आपके लिए बेहतर होगा। किसी कारणवश आप किताब नहीं खरीद पाए हैं तो सिर्फ वीडियो से देखें, लेकिन किताब अगर आपके पास होगी, वीडियो के पहले यदि आप बना करके रेडी रहेंगे और तब आप वीडियो देखेंगे, बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, आपके लिए और सुंदर होगा। तो किताब खरीद लें, और नहीं खरीद पाए तो चलेगा वीडियो से काम आपका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कीप सपोर्टिंग मी एंड कीप शेयरिंग द वीडियोज। थैंक यू सो मच।